Hello and welcome everyone to VV Services. Today we are going to study third topic of Unit 2, that is hypothesis. अब रिसर्च प्रॉब्लम के बाद जो स्टेप आती है दैट इज़ ऑफ हाइपोथेसिस. आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, बट वो रिसर्च प्रॉब्लम आपके मैनेजमेंट के लिए, आपकी कंपनी के लिए या आपकी कंट्री की ग्रोथ के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले आप ले डाउन करते हो हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बेसिकली तीन टाइप का होता है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड नल हाइपोथेसिस. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने हाइपोथेसिस ले डाउन किया है, जो प्रॉब्लम थी आपकी दैट वाज रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई. तो आपके रिसर्च के दो वेरिएबल्स आपके पास हैं, एक वेरिएबल है आपका डिमांड और दूसरा वेरिएबल है आपके पास सप्लाई, उससे उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लाई. सो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और उन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम ही यही थी, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही ये था. उसी के बेसिस पे आपने जो हाइपोथेसिस रखा और यहाँ पे आपको मिल रहा है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपको ये बताएगा कि हाँ इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव है. और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का कि वो आपको ये तो बताएगा कि ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, बट रिलेशन किस तरीके का है, कि क्या एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाता है, मतलब कि अगर आप डिमांड बढ़ाओगे तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, या फिर अगर आप डिमांड को कम करोगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी. तो उन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये किस तरीके का रिलेशन है और क्या कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं, ये दोनों चीज़ें अगर आपको क्लियर करनी है तो आपको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लेना पड़ेगा. नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आपको रिलेशनशिप का टाइप पता चल जाए, सॉरी उसमें आपको रिलेशनशिप का टाइप पता नहीं चलता है, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने डिमांड और सप्लाई लिया, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में हमें ये पता चलता है कि येस दे बोथ आर कोरिलेटेड. इफ अगर आप किसी एक चीज़ में ऑल्टर करोगे तो दूसरे के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ही. फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम इंडिया की करंट सिचुएशन देखें तो इंडिया की करंट सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन. बिकॉज जो इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हुई है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं, इसकी वजह से वो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट दे रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर. तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट रिलेशंस मिल रहे हैं, बट ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स किस तरीके के हैं, क्या ये पॉजिटिव रिलेशंस हैं या फिर ये नेगेटिव रिलेशंस हैं, वी कैन नॉट फाइंड इट थ्रू नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. एज अ रिसर्चर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है अगर मैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को चूज करूंगा. लास्ट इट इज नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. रिसर्चर हाइपोथेसिस मतलब कि जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका रिसर्चर खुद ही इस हाइपोथेसिस को ले डाउन करता है, वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देता है. हमारे हाइपोथेसिस का मतलब ही यही है कि आप टेंटेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो फ्रॉम रिसर्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्टिव था, आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर जब आपने सेकेंडरी सर्वे किया, जब आपने लिटरेचर सर्वे किया एज अ रिसर्चर, तो आपने कुछ उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग समझी, आप किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचे हो, बट वो सॉल्यूशन आपने अभी तक प्रूव नहीं किया. इट्स नॉट अ फैक्ट, सो इट्स जस्ट एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म, इट्स जस्ट एन इवेल्युएटरी फॉर्म जो कि आपने एज अ रिसर्चर गिवन किया है. तो अब आप इसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हो. एज अ रिसर्चर आप प्रूव करना चाहते हो कि जो मैंने स्टेटमेंट बोला है, जो मैंने टेंटेटिव स्टेटमेंट दिया है, इज इट ट्रू और नॉट. तो अगर आपका जो पॉजिटिव वाला साइड है, जनरली पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और उसी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है कि अगर आप सही नहीं हो तो कोई और सही होगा, ताकि आगे इसके अंदर आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज कवर अप हो पाएं. तो नल हाइपोथेसिस का ही ऑल्टरनेट फॉर्म को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट डिमांड एंड सप्लाई आर कोरिलेटेड, देन दिस इज माय नल हाइपोथेसिस. बट इफ आई एम सेइंग दैट डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट कोरिलेटेड, देन इट इज माय ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो बेसिकली मेरे टेंटेटिव स्टेटमेंट के ही दो फॉर्म्स को मैं बोलता हूँ, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नाउ व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एरर्स? दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट एरर्स जो कि एक हाइपोथेसिस के टाइम पे हमें फेस करना पड़ सकता है एज अ रिसर्चर. सो इसमें तो दो हेड्स हैं. सबसे पहले वो है कि जो आपने हाइपोथेसिस ले डाउन किया है, क्या वो एक्चुअल में ट्रू और फॉल्स है, और आपने क्या एज अ रिसर्चर उसको रिजेक्ट किया है या फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टाइप 1 एरर आता है, वो टाइप 1 एरर क्या होता है कि आपने जो रिसर्च किया है, जो आपने हाइपोथेसिस कंडक्ट किया था, जो आपने नल हाइपोथेसिस ले डाउन किया था, दैट वाज एक्चुअली ट्रू, बट बिकॉज ऑफ सम ऑब्जर्वेशनल चेंजेस या फिर डेटा एनालिसिस में किसी कुछ गलतियां होने की वजह से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव, जहाँ पे एक्चुअल में आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, बट आपने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया है. तो दिस इज टाइप
वन एरर, और टाइप 1 एरर की वजह से बहुत सारे डीलिमिटिंग फैक्टर्स आते हैं फॉर एनी कंपनी अगर हम बात करें। देन नेक्स्ट टाइप इज फॉल्स। अगर कोई आपने जो रिसर्च किया है वो ऑलरेडी फॉल्स था, बट फॉल्स था और उसने आपने उसको रिजेक्ट भी कर दिया, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपने हाइपोथेसिस, जो आपने नल हाइपोथेसिस ले डाउन किया था वो वैसे भी गलत ही था और उसको आपने रिजेक्ट भी कर दिया, सो इट इज़ अ करेक्ट डिसीजन। जो आपने एज अ रिसर्चर आपने जो डिसीजन लिया है दैट इज करेक्ट, देन दिस इज नोन एज ट्रू पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू था, अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट प्राइस एंड डिमांड इज कोरिलेटेड, और इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, दिस वाज अ ट्रू स्टेटमेंट और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, देन दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट डिसीजन एंड दिस इज नोन एज ट्रू नेगेटिव। एंड लास्ट इज, अगर मेरा डिसीजन फॉल था, अगर जो मैंने नल हाइपोथेसिस ले डाउन किया था दैट वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मेरा नल हाइपोथेसिस गलत था, बट अगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है देन दिस इज नोन एज अ टाइप 2 एरर एंड दिस इज अ फॉल्स नेगेटिव। और इन चारों में से जो जिसके सबसे ज़्यादा रिपरकशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, दैट इज टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर के अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और उस मेडिसिन की रिसर्च के ऊपर मैंने एक्चुअल जो उसका हाइपोथेसिस आया था, जो डेटा एनालिस्ट के थ्रू जो उसको ऑब्जर्वेशंस आने चाहिए थे वो उसके फॉल्स थे, बट बिकॉज ऑफ रिसर्चर्स की इनएबिलिटी, रिसर्चर ने कुछ गलत तरीके से डेटा को इंटरप्रेट किया, गलत टूल्स को यूज़ करने की वजह से उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, देन दिस इज नोन एज टाइप 2 एरर। अगर कोई मेडिसिन आपको एक्सेप्ट करनी थी, सॉरी रिजेक्ट करनी थी, बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद आपने उसका लॉट बना लिया और उसको आपने मार्केट में सेल ऑफ भी कर दिया। मार्केट में सेल ऑफ करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो रही हैं या उस ड्रग को कंज्यूम करने की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, तो ये आपका आएगा टाइप 2 एरर में। इसकी वजह से आपका गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है और आपने जो पूरा पैसा खर्चा किया उस दवाई को बनाने में वो भी आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा, आपकी पूरी रिसर्च वेस्ट हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ one simple mistake of your data analysis and your data interpretation. So these are the two types of errors, जिसमें type 1 error के बहुत ज़्यादा disadvantages नहीं है, but type 2 error is very disadvantageous अगर आप उसको accept कर लेते हैं तो।